शेयर बाजार की तमाम सभी बड़ी खबरें अब मिलेगी सिर्फ एक चैनल पर। फटाफट हमारे चैनल बाजार एनालिसिस को अभी सब्सक्राइब करें। बैंक ऑफ बड़ौदा Q3 रिजल्ट्स। बैंक ऑफ बड़ौदा के नेट प्रॉफिट में मौजूदा वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में 107% की उछाल दर्ज की गई है। बैंक ने शनिवार 5 फरवरी को दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी करते हुए बताया कि तीसरी तिमाही में नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ने और प्रोविजनिंग कम रहने उसका नेट प्रॉफिट बढ़कर 2197.03 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 1061.11 करोड़ रुपए था। बैंक ऑफ बड़ौदा का नेट इंटरेस्ट इनकम दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर 14.38% बढ़कर 8552.03 करोड़ रुपए रहा। सचिन बंसल के निवेश वाली नवी म्यूचुअल फंड MF ने 4 फरवरी को अपना यूएस टोटल स्टॉक मार्केट फंड ऑफ फंड लॉन्च किया है। गौरतलब है कि तमाम म्यूचुअल फंड स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड यूनिट में सेबी द्वारा ओवरसीज इन्वेस्टिंग पर लगाए गए $7 अरब के लिमिट के दायरे में आ गए हैं। ऐसे में उन्होंने अपने स्कीमों में इस तरह के निवेश लेने बंद कर दिए हैं। लेकिन $1 बिलियन के लिमिट वाले ओवरसीज लिस्टेड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड अभी भी खुले हुए हैं। चूंकि नावी म्यूचुअल फंड यूएस टोटल स्टॉक मार्केट फंड ऑफ फंड एक ETF वेनेगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड ETF VTI ETF में निवेश करेगा। पेटीएम रिजल्ट्स। पेमेंट कंपनी पेटीएम का लॉस दिसंबर तिमाही में बढ़ गया है। 31 दिसंबर 2021 को खत्म तिमाही में पेटीएम का कंसोलिडेटेड लॉस बढ़कर 778 करोड़ रुपए पहुंच गया है। पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी का लॉस 532 करोड़ रुपए का था। हालांकि तिमाही दर तिमाही आधार पर देखें तो सितंबर 2021 तिमाही में पेटीएम का लॉस 482 करोड़ रुपए था। शुक्रवार 4 फरवरी को पेटीएम के शेयर 0.89% बढ़कर 952.90 रुपए पर बंद हुए थे। दिसंबर 2021 तिमाही में पेटीएम को कामकाज से होने वाली आमदनी में अच्छा इजाफा देखने को मिला है। कंपनी का रेवेन्यू 89% बढ़कर 1456 करोड़ रुपए रही। जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ने अमेरिका मुख्यालय वाली 2 प्लेटफॉर्म्स इंक में 25% इक्विटी हिस्सेदारी खरीदने के बदले में $1.5 करोड़ के निवेश का ऐलान किया। 2 प्लेटफॉर्म्स इंक एक डीप टेक स्टार्टअप है, जिसकी स्थापना भारतीय मूल के कंप्यूटर साइंटिस्ट और इन्वेंटर प्रणव मिस्त्री ने की है। बता दें, जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक सब्सिडियरी कंपनी है। टाटा स्टील एल्स Q3 रिजल्ट्स। टाटा स्टील ने 4 फरवरी को दिसंबर 2021 तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट तीसरी तिमाही में 159% बढ़कर 9,573 करोड़ रुपए हो गया। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 3,697 करोड़ रुपए था, जबकि एक तिमाही पहले टैक्स चुकाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 11,918 करोड़ रुपए था। देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी की कंसोलिडेटेड रेवेन्यू तीसरी तिमाही में 45% बढ़कर 60,783 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी की कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 41,935 करोड़ रुपए थी। जेफरीज के ग्लोबल हेड इक्विटी स्ट्रेटजी क्रिस्टोफर वुड का कहना है कि भारत का अहम इक्विटी इंडेक्स BSE सेंसेक्स 2026 के अंत तक 100,000 तक का स्तर छू सकता है। क्रिस्टोफर वुड ने कहा कि द ग्रीड और फेयर न्यूज़लेटर इस हफ्ते यह कहना चाहता है कि अगले 5 साल में सेंसेक्स 100,000 का स्तर छू सकता है। हमारा यह मानना है कि अगले 5 साल में एप्स में 15% की ग्रोथ और 5 साल का औसत एवरेज मल्टीपल 19.4 के लेवल पर रहेगा। वर्तमान में सेंसेक्स 58,669 पर नजर आ रहा है। हमारा मानना है कि अगले 5 साल में यह 70% की बढ़त दिखा सकता है। दूसरे शब्दों में इसमें सालाना आधार पर 11% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। SBI रिजल्ट्स। देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने आज दिसंबर 2021 तिमाही के नतीजों का ऐलान किया है। बैंक का मुनाफा अक्टूबर-दिसंबर 2021 में 62% बढ़ गया। इस उछाल के साथ बैंक का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट बढ़कर 8,432 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। एक साल पहले की समान अवधि में बैंक को 5,196 करोड़ रुपए का मुनाफा हासिल हुआ था। रेगुलेटरी फाइलिंग में बैंक ने कहा कि उसे दिसंबर तिमाही में रिकॉर्ड तिमाही मुनाफा हासिल हुआ है।
दवा बनाने वाली भारत की एक दिग्गज कंपनी सिप्ला ने शुक्रवार को बताया है कि उसने महाराष्ट्र में एक कैपेटिव सोलार पावर परियोजना के लिए एएमपी एनर्जी ग्रीन 11 नाम की कंपनी में 32.49% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। नकदी प्रबंधन कंपनी सीएमसेस इन्फोसिस्टम्स की शुद्ध आय चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर 48% बढ़कर 60.2 करोड़ रुपए हो गई। सीएमसेस इन्फो ने शनिवार को बताया कि नकदी प्रबंधन और प्रबंधित सेवा व्यवसाय दोनों श्रेणियों में वृद्धि होने से उसकी वार्षिक आय 21.4% बढ़कर 40.37 करोड़ रुपए हो गई। निजी क्षेत्र के कर्जदाता इंडसइंड बैंक ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (जी) के खिलाफ कर्ज समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष अर्जी लगाई है। इंडसइंड बैंक ने एनसीएलटी की मुंबई पीठ के समक्ष दायर अपने आवेदन में कहा है कि जी समूह की मीडिया एवं मनोरंजन कंपनी जी ने 83.08 करोड़ रुपए के कर्ज भुगतान में चूक की है। बिटकॉइन में 3 महीने की सबसे बड़ी उछाल दर्ज की गई है। दरअसल फाइनेंशियल मार्केट्स में एक उतार चढ़ाव भरे सप्ताह के बाद इन्वेस्टर्स ने फिर से नए सिरे से जोखिम उठाने के संकेत दिए हैं। मार्केट वैल्यू के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी 9.4% की मजबूती के साथ $40,426 के स्तर पर पहुंच गई, जो 15 अक्टूबर के बाद सबसे बड़ी उछाल है। यह 2 सप्ताह से ज्यादा समय से $40,000 से नीचे बनी हुई थी। वहीं ईथर में 11% की मजबूती दर्ज की गई। सोलाना ब्लॉकचेन की नेटिव करेंसी में लगभग 10% की मजबूती रही, जिसमें हाल में वर्महोल प्रोजेक्ट हैक के चलते भारी गिरावट आई थी। तीसरी तिमाही में आईटीसी ने मजबूत प्रदर्शन किया है। इसके मुख्य कारोबार यानी सिगरेट कारोबार की बिक्री ने इस अवधि में प्री कोविड लेवल को पार कर लिया है। 31 दिसंबर को समाप्त तिमाही में कंपनी की सिगरेट सेगमेंट से हुई कमाई 6,244 करोड़ रुपए पर रही है। इसमें सालाना आधार पर 13.6% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बता दें कि पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी के सिगरेट कारोबार की आय 5,498 करोड़ रुपए पर रही थी। यस बैंक को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्राइवेट इक्विटी ग्रुप एडवेंट इंटरनेशनल यस बैंक में $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश करने की योजना बना रहा है। एडवेंट इस समय इस निवेश के लिए जरूरी खोजबीन कर रहा है और कंसोर्टियम भी बना सकता है। बता दें कि यस बैंक साल 2020 की शुरुआत में नकदी संकट में फंस गया था। इसके बाद से भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने ही यस बैंक के प्रबंधन का जिम्मा संभाला हुआ है। यस बैंक को अगर यह बड़ा निवेश मिला तो निश्चित रूप से बैंक के शेयर में भी उछाल देखने को मिलेगा। इंडिगो ब्रांड नाम से हवाई सेवाएं देने वाली इंटरग्लोब एविएशन ने शुक्रवार को अपने वित्तीय नतीजों का ऐलान किया। दिसंबर तिमाही में कंपनी ने 129.79 करोड़ रुपए मुनाफा कमाया है। लगातार 7 तिमाही लॉस उठाने के बाद कंपनी मुनाफे में आई है। इंडिगो का मुनाफे में आना एयरलाइंस इंडस्ट्री की हालत सुधरने का संकेत हो सकता है। इंडिगो सस्ती उड़ान सेवाएं देती है। साल 2020 की दिसंबर तिमाही में इंडिगो को 621.80 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। दिसंबर 2021 में खत्म तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 89% बढ़कर 9,294.77 करोड़ रुपए पहुंच गया। एक साल पहले की समान अवधि में यह 4,909.98 करोड़ रुपए था। मनी कंट्रोल के पोल में इंडिगा को 327 करोड़ रुपए के लॉस का अनुमान जताया गया था। इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू 8,503 करोड़ रुपए रहने की उम्मीद थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर मार्केट से जुड़ी ताज़ा जानकारी और डेली मार्केट एनालिसिस के लिए हमारे चैनल बाजार एनालिसिस के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।